गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। लास्ट टाइम हमने बात की थी ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच के ऊपर आधारित थी। और आज हम फिर से एक और ऐसी थ्योरी के बारे में बात करेंगे जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच के ही ऊपर बेस्ड है, एंड उसका नाम है पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। This is PASS model of intelligence. Okay, and it was developed by three psychologists, J.P. Das, Jack Naglieri, and Kirby. Jack Naglieri and Kirby in 1994. ओके, तो ये तीन साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने मिलके इस पास थ्योरी को डेवलप किया था। ओके, अब दिस इज़ ऑल्सो एज आई टोल्ड इट इज़ बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। तो हम ये लिख देते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच, सो दैट आपको याद रहे ये। एंड ऑफ कोर्स जब हम पढ़ेंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली इट इज़ बेस्ड ऑन द सेम अप्रोच। ओके, अब ये थ्योरी क्या थी और कैसे इसकी शुरुआत हुई, इसकी हिस्ट्री क्या थी, ऑल दैट चीज़ में जाने से पहले हम इस पास वर्ड को अच्छे से एक बारी क्लियर कर लेते हैं कि ये क्या है, इसका क्या मतलब है। ओके, तो योर पास स्टैंड्स फॉर P A S and one more S. Okay, P is for planning, A is arousal or attention, rather arousal and attention. Then one S is your simultaneous processing, and this is your serial processing, or we can say successive processing. ओके, ओके, तो अब इसमें क्या है कि जो सबसे पहला स्टेप आता है वो आता है आपका दिस वन, अराउजल एंड अटेंशन। इसमें क्या होता है कि अराउजल मीन्स कोई अलर्ट राइट जनरेट हुआ, एंड वो कैसे जनरेट होता है हमारी बॉडी में जब हम किसी स्टिमुलाई को एड्रेस करते हैं, राइट। अगर आपको सपोज ऐसे कोई नॉइज सुनाई दी, ये एक स्टिमुलाई था, आपका एकदम से अलर्ट आया, आपको कुछ सुनाई दिया। ओके, इसी तरह जब आप देखते हैं कुछ तो कोई अलर्ट जनरेट होता है, फिर आपकी अटेंशन उस पर जाती है। तो फर्स्ट स्टेप इज बेसिकली अराउजल एंड नेक्स्ट स्टेप इज दैट यू पे अटेंशन टू दैट। ओके, तो अराउजल जो है बेसिकली ये एक इनेबल करता है आपकी सेंसेस को अटेंशन देने के लिए। ओके, एंड इट इज़ अ वेरी बेसिक थिंग टू एनी काइंड ऑफ बिहेवियर। कोई भी बिहेवियर होगा तो उसकी स्टार्टिंग जो है वो टेक्निकली अराउजल से ही होगी, राइट। एंड इट इज़ नथिंग बट you are attending to any stimuli, that is it, and it enables you to process the information. जब आप
एक कोई अराउजल हुआ, जैसे मैंने साउंड का केस दिया, तो उसमें फिर आपकी अटेंशन जाएगी। अटेंशन जाने के बाद फिर आपका इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का जो है नेक्स्ट स्टेप शुरू होगा। तो फर्स्ट स्टेप किसी भी चीज़ में, इंटेलिजेंस के इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच में, इनके अकॉर्डिंग जो ए था वो था ये कि यू विल हैव एन a stimuli and you will get arousal from that and you pay attention towards that, and then the process of information processing will start thereafter. ओके, तो पहले स्टेप में ये आएगा। अब ये जो अराउजल होता है, ये इसके बेसिस पे हमारी अटेंशन जनरेट होती है। ओके, तो ये अराउजल हमारा बहुत ही ऑप्टिमल लेवल का होना चाहिए, अदरवाइज ये हमारी अटेंशन को इंटरफेयर करेगा। ओके, जैसे मैंने ऐसे ये एक साउंड क्रिएट की थी, तो एक ऑप्टिमल आपको अलर्ट आया एंड आपको अटेंशन आई कि ओके समथिंग हैपन। ओके, अगर मैं ज़ोर ज़ोर से कुछ ऐसे ड्रम बजाऊं या बहुत शोर हो, तो वो अलर्टनेस आपको, इट विल इवन इरिटेट यू, राइट? एंड या फिर हो सकता है कि आपको डर लगे, माय गॉड किस चीज़ की आवाज़ है, क्या हो रहा है। तो दैट अटेंशन में ब्रिंग लॉट ऑफ एंग्जाइटी और अदर थिंग्स दैट विल नॉट बी अ गुड काइंड ऑफ अटेंशन। में भी फियर आपको हो जाए या कुछ इस टाइप से, जबकि हो सकता है कि वो शायद जो आ रही है आवाज़, वो शायद हो सकता है आपके किसी काम की भी ना हो, राइट? या फिर मैं बिल्कुल अगर इतनी धीरे से करूं कि आपके कानों तक पहुंचे ही ना वो आवाज़, राइट? तो भी ये एक ऑप्टिमल लेवल नहीं हुआ, ये बहुत कम हुआ कि जिसको कि आप एड्रेस ही नहीं कर पाए, आप अटेंशन ही नहीं दे पाए, राइट? तो आप क्या करेंगे उस केस में? नथिंग, इट विल बी इग्नोर्ड बाय यू, राइट? तो एक ऑप्टिमल लेवल हमारा अराउजल का होना बहुत ज़रूरी है, सो दैट हमारी एडिक्वेट अमाउंट ऑफ अटेंशन उस चीज़ की तरफ जा सके। अदरवाइज हमारी अटेंशन में एक इंटरफेरेंस आ जाएगा। एंड इसका एक एग्जाम्पल हम और ले सकते हैं, जैसे आप स्टूडेंट्स हैं तो आपके टेस्ट्स होते होंगे, राइट? एग्ज़ाम होंगे। अब जैसे सपोज़ टीचर ने अनाउंस कर दिया कि ओके नेक्स्ट मंडे आपका कोई यूनिट टेस्ट है फर्स्ट चैप्टर का, राइट? तो अब जैसे उन्होंने अनाउंस किया तो आपके दिमाग में एक अलर्ट जागा, राइट? एक अराउजल आया कि ओके टेस्ट है, तो फिर आपकी अटेंशन जाएगी कि मुझे चैप्टर पे पढ़ना है, उसको लर्न करना है, प्रैक्टिस करना है, ऑल दैट थिंग, राइट? और अगर ये एक ऑप्टिमल लेवल की अराउजल के केस की बात कर रहे हैं, और अगर सपोज करो कि अब बहुत लेवल जो है इसका अराउजल का अगर ज़्यादा हो जाता है, तो इट मे कॉज फियर और एंग्जाइटी कि ओ नो टेस्ट है, मैं कैसे पढ़ूँ, ऑल दैट थिंग, राइट? तो हो सकता है कि आपकी अटेंशन जो है वो जितनी चाहिए आपके टेस्ट को उस अमाउंट में ढंग से नहीं मिल पाएगी एंड आपकी तैयारी अच्छी नहीं हो पाएगी। एंड अगर उसका जो लेवल है वो कम हुआ कि टीचर ने अनाउंस किया टीचर ने अनाउंस किया कि टेस्ट है एंड आपने उसको बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया, बिल्कुल ही उस चीज़ को इग्नोर कर दिया, तो अटेंशन ज़ीरो हो जाएगी एंड यू विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग इन द टेस्ट। तो एक ऑप्टिमल लेवल ऑफ अराउजल मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, सो दैट इट वोंट फेयर इन द अटेंशन प्रोसेस। ओके, तो हम ये लिख सकते हैं इसका कि इट इज़ बेसिक टू एनी बिहेवियर एंड इट हेल्प्स अस इन अटेंडिंग टू स्टिमुलाई। इट इज़ बेसिक टू एनी बिहेवियर and helps us to attend to stimuli. Okay, and it should be optimal. Okay, आई थिंक इतना मैं जस्ट पॉइंट्स लिख रही हूँ एंड नेक्स्ट आप इसको थोड़ा एनलार्ज कर लेना, जैसे जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो सब इसमें इंक्लूड कर लेना। इट शुड बी ऑप्टिमल सो दैट इट वोंट फेयर इन द अटेंशन प्रोसेस। एंड इसका एग्जाम्पल आप जो क्लास टेस्ट वाला है वो लिख सकते हैं। ओके, अब
हमारा अराउजल और अटेंशन फर्स्ट पॉइंट हमारा कवर हो गया। अब मैंने ये समझाते टाइम आपको एक चीज़ और बोली थी कि अटेंशन आने के बाद ही हमारा नेक्स्ट प्रोसेस शुरू होता है, यानी कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का प्रोसेस। ओके, तो ये एक तरीके से हमारा बेस बनाता है कि फाउंडेशन ले डाउन करता है किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए कि यहाँ तक का काम हो गया है जी, अब आप इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना शुरू कर दो। ठीक है, तो अब जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस का पार्ट आएगा वो है ये दोनों तरीके से। तो इसको आप इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग भी बोल सकते हैं या फिर इंफॉर्मेशन कोडिंग भी बोल सकते हैं। ओके, तो आई विल जस्ट राइट डाउन हेयर कि इट इज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग या फिर कोडिंग। तो इन केस अगर इंफॉर्मेशन कोडिंग भी बोला जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, इट इज सेम एज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग या कोडिंग। अब इन्होंने बोला कि जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आई है उसको हमारा जो नॉलेज सिस्टम है, हमारा जो ब्रेन सिस्टम है, उसमें हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, दो तरीके से प्रोसेस कर सकते हैं उस चीज़ को। ठीक है, या तो हम कर सकते हैं उसको साइमल्टेनियस प्रोसेस या हम कर सकते हैं उसको सक्सेसिवली प्रोसेस। अब इनमें क्या डिफरेंस है वो हम देख लेते हैं। साइमल्टेनियस मतलब एक ही बारी में, राइट, कि आपके पास डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं, उन सारे कंसेप्ट्स को आप यूज़ कर रहे हैं, उनमें से कोई मीनिंग फेच कर रहे हैं और एक पैटर्न बना रहे हैं अपने दिमाग में कि ओके इन सबको यूज़ करके कुछ ये निकल के आ रहा है एंड दिस इज़ माई फाइनल अंडरस्टैंडिंग और फाइनल प्रोडक्ट अबाउट एनीथिंग। ठीक है, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल कर लेते हैं विच इज़ RPM, रावेन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। रावेन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस ओके, RPM है ये, रावेन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। अब इन्होंने क्या किया होता है कि ये एक तरीके से आपको कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर्स या ऐसे कुछ डायग्राम्स दे देते हैं जिसमें से कि आपको एक पैटर्न पता लगाना होता है, एक सिस्टम पता लगाना होता है कि ओके किस हिसाब से ये बने हुए हैं। एंड देन सपोज अगर 6 हैं डायग्राम्स तो उसमें से एक कोई मिसिंग होगा एंड आपको फाइंड आउट करना होगा। एक तरीके की ये रीजनिंग वाली चीज़ें आ जाती हैं, तो उसमें आपको फाइंड आउट करना होगा कि कौन सा यहाँ पे अभी मैच होगा इनके साथ। ऐसे ऐसे आपने क्वेश्चंस भी बहुत सारे किए होंगे। लेट मी जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल कि सपोज करो अगर स्क्वायर ही है ये भी, ओके इतना बहुत है समझने के लिए। सपोज़ करो कि मैंने अगर आपको यहाँ पे ये इसको फिल कर रखा है, देन मैंने इसको फिल कर रखा है, देन इसको, ओके दिस वन ओके। एंड अब मैं आपसे पूछूंगी कि यहाँ पे क्या आएगा। ओके अब मैं यहाँ पे सिर्फ ब्लैंक आपके लिए छोड़ देती हूँ कि यहाँ पे क्या फिगर आएगी। एंड मैं आपको अगर ऑप्शंस देती हूँ कि इनमें से मैं ऐसे करके 5-6 ऑप्शंस कुछ लिख देती हूँ। ठीक है, सपोज मैंने एक ये कर दिया, एक ये दे दिया, एक ये दे दिया, ये मतलब ठीक है। तो आपको पता लगाना होगा कि यहाँ पे नेक्स्ट जो आएगा वो कौन सा डायग्राम आएगा। तो ऑफ कोर्स आप देखेंगे इन सब चीज़ों को एंड कोरिलेट करेंगे कि ओके इसमें 4 पार्टीशंस हैं,
पहले में फर्स्ट वाला फील्ड है बॉक्स, देन सेकंड बॉक्स फील्ड है। इसको हम देखेंगे ना, अगर यहाँ से क्लॉकवाइज अगर जाएंगे तो 1 2 3 4 बॉक्सेस हैं। ऐसे ही सर्कल में भी 1 2 3 4 बॉक्सेस हैं। तो इसमें फर्स्ट बॉक्स फील्ड है, इसमें सेकंड फील्ड है, इसमें थर्ड फील्ड है। ऐसे ही सर्कल में क्या है, पहले फर्स्ट बॉक्स फील्ड है, फिर सेकंड फील्ड है। तो हम अपने लॉजिक के हिसाब से, रीजनिंग के हिसाब से इसको देखेंगे एंड हम एक पैटर्न ड्रॉ करेंगे कि ओके जैसे ये है तो उसके हिसाब से इसमें जो बैठ रहा है वो ये वाला बन रहा है, क्योंकि इसमें भी 1 2 3 करके क्लॉकवाइज हमारा जो है बॉक्स फील्ड है, तो उसके हिसाब से ये वाला सर्कल आएगा। दिस इज आवर आंसर। ओके, तो ये हो गया एग्जाम्पल आरपीएम, राविन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस का, जिसमें कि हमारी साइमल्टेनियस अप्रोच फॉलो होती है इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए। एंड इसमें हम बोल सकते हैं कि यू परसीव द रिलेशंस अमंग वेरियस कंसेप्ट्स, ठीक है, एंड इंटीग्रेट दैम इनटू अ मीनिंगफुल पैटर्न। अभी डिफरेंट कंसेप्ट हो सकते हैं ना, एक तो सपोज स्क्वायर का है, एक सर्कल का है, लेकिन स्टिल हमने इनमें से एक रिलेशन निकाला एंड देन हमने उसको इंटीग्रेट किया किसी एक मीनिंगफुल पैटर्न बनाने के लिए। ओके, सो वी कैन राइट यू व्हेन यू परसीव द रिलेशंस। इसको मैं अभी रब कर देती हूँ, या फिर मैं इधर साइड में लिख देती हूँ। व्हेन यू परसीव the relation from various concepts, okay, to form a meaningful pattern. पैटर्न फॉर कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंड करेंगे ना हम उसको, लाइक एक समझने के तौर पे वो हमारे पास रेडी होगा। कॉम्प्रीहेंशन, कोई चीज़ हमें समझ आ रही है, अच्छे से कॉम्प्रीहेंड कर पा रहे हैं उसको। ओके, तो ये हो गया हमारा साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग। ओके, देन है हमारा सक्सेसिव। सक्सेसिव के नाम से तो पता ही चल रहा है कि एक के बाद एक होने वाला। ओके, तो सक्सेसिव में हमारा क्या आएगा कि इट इज़ सीरियली हमारी जो चीज़ें होती हैं वो होती हैं कि जिसमें कि हम, अगर हमें एक चीज़ याद आई तो तुरंत उसके बाद हमें उसकी नेक्स्ट चीज़ याद आ जाएगी। ओके, तो इस तरीके से इसकी प्रोसेसिंग होती है। जैसे हम अगर काउंटिंग्स होती है हमारी, उनको हम सीरियली याद रख सकते हैं, टेबल्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं। तो इस टाइप की जो प्रोसेसिंग होती है जिसमें हम इंफॉर्मेशन को सीरियली रिकॉल कर पाते हैं या सीरियली प्रोसेस कर पाते हैं वन आफ्टर द अनदर, उसको हम कहते हैं सक्सेसिव प्रोसेसिंग। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि सीरियल प्रोसेसिंग और रिकॉल वन आफ्टर द अदर, रिकॉल वन आफ्टर द अदर। एंड इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, ये आरपीएम जो है ये इसका एग्जाम्पल है। एंड आपकी सक्सेसिव प्रोसेसिंग के एग्जाम्पल्स क्या होंगे? काउंटिंग्स, अल्फ़ाबेट्स एंड टेबल्स। टेबल्स तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जिसमें कि या फिर जैसे सीरीज़ कंप्लीशन वाली चीज़ें होती हैं हमारी ना, हाँ, जिसमें कि हमें एक के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है वो इवेंचुअली पता चल जाता है प्रेजेंट स्टेप से। तो इस टाइप की जो चीज़ें आती हैं वो हमारी सक्सेसिव प्रोसेसिंग में आती हैं। ओके, तो हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया जिसमें हमें अटेंशन दी गई, हम किसी भी स्टिमुलाई को, किसी भी इंफॉर्मेशन के को, फिर हमें वो इंफॉर्मेशन मिल गई है। अब उस इंफॉर्मेशन को हमने प्रोसेस कर लिया है। दो तरीके से प्रोसेस कर पाए हैं हम, या तो साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग कर सकते हैं या उसकी सक्सेसिव प्रोसेसिंग कर सकते हैं। एंड प्रोसेसिंग को हम इंफॉर्मेशन कोडिंग भी कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट प्लानिंग।
ओके, प्लानिंग में क्या होता है कि अब हमारी इंफॉर्मेशन प्रोसेस तो हो गई, अब प्रोसेस करने के बाद हम उसका करें क्या, ठीक है। अब हमारे पास n नंबर ऑफ काम हो सकते हैं, हमारा कोई टारगेट हो सकता है, ठीक है। तो हम उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करेंगे, बड़े अच्छे तरीके से उसको प्लान करेंगे अपने एक्शंस को कि ओके ये मेरे पास इंफॉर्मेशन है एंड मैं इसके बेसिस पे ये एक्शंस लूँगा ताकि मेरे जो टारगेट्स हैं वो बहुत अच्छे से अचीव हों। एंड फिर उन टारगेट्स को अचीव करने के बाद फिर हम इवेल्युएट भी करेंगे कि हमारे जो एक्शंस थे, जो हमारी प्लानिंग थी वो कितनी इफ़ेक्टिव थी। अगर तो वो इफ़ेक्टिव थी, अच्छी थी तो इट्स गुड, अदरवाइज हम अपने प्लान्स को फिर मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड कि अगर एक प्लान फिट नहीं बैठा तो ठीक है, हम दूसरे प्लान के अकॉर्डिंग चल लेंगे, वो काम करेंगे। तो वो सब चीज़ें जो हैं वो आती हैं हमारी प्लानिंग में। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा, अगेन जैसे अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो वो टेस्ट वाला ही एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज टीचर ने आपको बोला कि टेस्ट है आपका नेक्स्ट वीक एंड आपने सोचा कि ओके 1 वीक है, आपने इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर ली, आप अटेंशन आई आपको, ओके कि अराउजल आया पहले, फिर आपकी अटेंशन गई कि ओके मुझे स्टडी करना है, मुझे ये पढ़ना है, फर्स्ट चैप्टर में ये टॉपिक्स हैं, मैं इनको अलग कर लेता हूँ एंड देन आई विल मेक नोट्स एंड आई विल स्टडी देम। उसके बाद आपने उनकी प्रोसेसिंग में आपके दोनों पार्ट यूज़ हो सकते हैं, किसी किसी में आपको डिफरेंट कंसेप्ट को मिला के समझने में आसानी होगी, किसी किसी में हो सकता है कि आपको कोई ऐसा टॉपिक हो जिसमें एक टॉपिक समझा तो उसके बारे में एक चीज़ पढ़ी, नेक्स्ट चीज़ आपको अपने आप ही याद आ गई कि ओके नेक्स्ट इसका ये स्टेप रहेगा। तो इस तरीके से आपने इंफॉर्मेशन प्रोसेस भी कर ली। फिर आपने प्लान किया कि ओके मंडे को मेरे को टेस्ट देना है, तो मैं मेरी प्लानिंग ये है कि मैं डेली अपने अब इस चीज़ को जो है 2 घंटे मैं डेली के दूंगा पढ़ने के लिए एंड मैं अपने क्वेश्चन जो सैम्पल पेपर होते हैं उसमें से क्वेश्चंस के आंसर्स लिख लिख के प्रैक्टिस करूँगा, ठीक। अब सपोज़ करो कि आपने फ्राइडे तक आपने तैयारी की इस हिसाब से, लेकिन आपको रियलाइज़ हुआ कि शायद ये उतना इफ़ेक्टिव नहीं होने जा रहा है जितना मैं सोच रहा था, तो लेट मी टेक सम हेल्प। कुछ हो सकता है कुछ चीज़ें आपको सेल्फ स्टडी से ना समझ आ रही हो तो हो सकता है कि आप फ्रेंड्स की हेल्प लें, या जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ तो ऐसे आप किसी वीडियो से पढ़ें, राइट, या हेल्प बुक से पढ़ें, अपने टीचर्स से कंसल्ट करें। तो हो सकता है आपको प्लान में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन लाना पड़े, तो दैट ऑल्सो इज़ पॉसिबल। एंड ये सब चीज़ें जो होती हैं वो आपके P फॉर प्लानिंग में आती हैं, ठीक है। तो इसमें आएगा थिंक पॉसिबल एक्शंस, इम्प्लीमेंट देम टू अचीव द टारगेट्स एंड इवेल्युएट देयर इफेक्टिवनेस। तो इट विल बी थिंक ऑफ पॉसिबल एक्शंस, then implement them, इन्हीं एक्शंस को फिर इंप्लीमेंट करो टू अचीव टारगेट्स एंड इवेल्युएट देयर इफेक्टिवनेस, कि कितनी वो इफेक्टिव रहे हैं। एंड अनदर पॉइंट क्या, प्लान्स कैन बी मॉडिफाइड ऑल्सो, ओके। एंड अगेन इसमें आप जो एग्जाम्पल दे सकते हैं वो दे सकते हैं फिर से क्लास टेस्ट का। इसके भी एग्जाम्पल को मैं ब्लैक पेन से लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे, अच्छे से दिखे। एग्जाम्पल इज क्लास टेस्ट। ऑल्दो क्लास टेस्ट को आप तीनों में ही इंक्लूड कर सकते हैं अच्छे से, एक एग्जाम्पल को थ्रू आउट आप एक्सप्लेन करने के लिए, बट आपकी बुक में रावेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस का अलग से एग्जाम्पल दिया हुआ था समझाने के लिए, सो आई हैव ऑल्सो एक्सप्लेन्ड इट हेयर। तो ये सारा आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट अभी मैं थ्योरी बताऊंगी। इट इज़ जस्ट कि ये PASS क्या है उसको मैंने थोड़ा सा डिस्क्राइब करके समझाया है, ताकि जब हम थ्योरी पढ़ें तो आपको ये चीज़ दिमाग में पहले से हो कि प्लानिंग क्या है, अराउजल अटेंशन क्या है, ये प्रोसेसिंग क्या होती है हमारी, और पहले दूसरे तीसरे नंबर पे कौन कौन से स्टेप्स आते हैं, कैसे हमारा ये होता है। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग
ज़रूरी थी ये देना, सो दैट आपको थ्योरी अच्छे से समझ आए। तो अगर आपको ये नोट डाउन करना है तो एक बार नोट डाउन कर लो, या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सो दैट आई विल जस्ट वाइप इट आउट एंड देन हम जो है थ्योरी स्टार्ट करेंगे। फिर आई जस्ट गिव यू फ्यू सेकेंड्स फॉर दिस। ओके, सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ही लिया होगा एंड ले लिया होगा, अगर अभी तक लेना होता तो ठीक है। तो आई विल रब इट नाउ एंड हम अपनी फिर थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये थ्योरी आपको बताने से पहले मुझे एक छोटा सा यहाँ डायग्राम बनाना पड़ेगा ब्रेन का। सो आई डोंट नो कैसा बनेगा, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि थोड़ा अच्छा डायग्राम बन जाए। लेट्स सी। ओके जी, तो ये बहुत ही एक्यूरेट डायग्राम तो नहीं बना है, बट हमारी थ्योरी समझने के लिए दिस इज़ मोर देन सफिशिएंट डायग्राम। ओके, जस्ट अ मिनट। थोड़ा सा इधर से। ओके, अब ओके, ये थ्योरी बताने से पहले मैं थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊंगी आपको कि क्या था। ओके, तो ये थ्योरी हमारी दी थी जेपी दास, जैक नेग्लेरी एंड किर्बी ने। बट इसका एक थोड़ा सा हिस्ट्री का पार्ट है कि उसमें क्या है कि एक हमारे सोवियत के न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट थे, अलेक्जेंडर आर लूरिया। ओके, इन्होंने 1973 में एक कंसेप्ट दिया था 3 फंक्शनल यूनिट्स ऑफ ब्रेन का। ओके, तो इनका नाम क्या था, ये थे, हालांकि ये आपकी बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन जब तक आप ये नहीं समझेंगे इतने, आपको जो थ्योरी है वो बहुत क्लियरली नहीं समझ आएगी कि क्या है, किस बेसिस पे क्या है। वैसे रट्टा लगाने को लगा सकते हैं कि जो मैंने पहले सिर्फ पास का आपको डिस्क्रिप्शन दिया, सिर्फ उतना आप लिख देंगे तो इट इज़ इवन एक डेफिनेशन लिख सकते हैं थ्योरी की एंड देन वो डिस्क्राइब कर सकते हैं। बट अगर आपको अच्छे से जानना है कि थ्योरी क्या होती है, सो दैट आपको हमेशा के लिए याद रहे एंड व्हेन यू गो टू हायर क्लासेस ऑल्सो, तो ये सब चीज़ें आपको अच्छे से याद रहें। तो ये अलेक्जेंडर आर, क्या नाम था इनका,
लूरिया, अलेक्जेंडर आर सॉरी लूरिया, ये थे आपके न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट थे सोवियत के। मोस्टली इनकी स्टडी थी ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2। तो इन्होंने जो है कंसेप्ट दिया था 3 फंक्शनल यूनिट्स ऑफ ब्रेन। इनके कंसेप्ट का नाम था थ्री फंक्शनल यूनिट्स ऑफ ब्रेन। ओके, कि ब्रेन की जो है हमारी 3 फंक्शनल यूनिट्स होती हैं। अब इसके बेसिस पे जो है हम अपनी ये हमारे जो 3 साइकोलॉजिस्ट आए थे, इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी। इन्होंने अपनी स्टडीज़ इसी फंक्शन के आधार पे, इसी मॉडल के आधार पे, इसी कंसेप्ट के आधार पे इन्होंने अपनी स्टडी शुरू की थी एंड पास मॉडल को डेवलप किया था। ठीक है, तो पास मॉडल में एक बारी हम फिर से यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेते हैं। P इज़ फॉर प्लानिंग, आपको याद तो होगा ही ये। A इज़ फॉर अराउजल या अटेंशन, and then S is for simultaneous processing and another S is for successive processing. Okay, planning। तो ये इनकी पास थ्योरी आई थी इस कंसेप्ट के आधार पे। इन्होंने इनके कंसेप्ट को देखा, पढ़ा एंड देन इन्होंने ये थ्योरी को डेवलप किया। इन्होंने क्या बोला था, उन्होंने ये एक ब्रेन है हमारा, ठीक है, इसके पार्ट्स अगर हम देखें तो दिस इज ब्रेन स्टेम, ठीक है, दिस इज ऑसिपिटल लोब, ये लोब्स होते हैं आपके, ठीक। दिस इज पैराइटल लोब, ये इतना ऑसिपिटल एंड दिस इज योर टेम्पोरल। ओके, ये मेरे को अलग पेन से लिखना चाहिए था ताकि आपको अच्छे से समझ आए। एक सेकेंड, ठीक है, ब्रेन स्टेम को मिटा देती हूँ क्योंकि दिस विल बी इजियर। दिस इज योर टेम्पोरल लोब। इसको अच्छे से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा और याद रहेगा हमेशा अगर आप इसको ऐसे समझेंगे तो। एंड अनदर वन इज दिस, ये ब्रेन स्टेम, ठीक है, एंड ये आपका फ्रंटल लोब। दूसरे पेन से लिखते हैं इसको। फ्रंटल लोब, ठीक है। अब आपने ये कलर कोडिंग के हिसाब से आपको लग ही गया होगा कि 3 फंक्शनल यूनिट जो हैं ब्रेन की, लूरिया जो न्यूरो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने कौन कौन सी दी थी। ओके, तो ये एक यूनिट तो हो गई थी उनके अकॉर्डिंग, ये ब्रेन स्टेम जो हमने सिर्फ पर्पल से हमने डिनोट किया है, ठीक है। दूसरी यूनिट में इनके आ गए थे ये टेम्पोरल लोब, ऑसिपिटल लोब एंड पैराइटल लोब। ये सारा हिस्सा दूसरी यूनिट में आ गया था इनका, ठीक है। एंड थर्ड जो फंक्शनल यूनिट थी उनके अकॉर्डिंग वो थी फ्रंटल लोब, जो कि ये आ गई थी,
जो हमने ब्लू से कर दिया मार्क। ओके, तो ये इन्होंने एक कंसेप्ट दिया था कि हमारे ब्रेन में जो है 3 फंक्शनल यूनिट होती हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, और ये होती हैं ब्रेन स्टेम, दूसरी होती है हमारी टेम्पोरल लोब, ऑसिपिटल एंड पैराइटल लोब को मिला के दूसरी यूनिट बनती है, एंड तीसरी बनती है हमारी फ्रंटल लोब। ठीक है जी, इनकी इतनी सी बात आपको सिर्फ दिमाग में रखना बहुत है। उसके बाद चलते हैं हम अपने पास मॉडल पे। पास मॉडल में इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसको, इनके कंसेप्ट को इन्होंने अच्छे से देखा, समझा, एंड इन्होंने क्या बोला, इसी को यूज़ करके इन्होंने बोला कि एक हम किसी भी इंसान के पास एक नॉलेज बेस होता है। ओके, किसी भी इंसान के पास होता है एक नॉलेज बेस। ये बॉक्स समझ लो कि आपका है नॉलेज बेस। नॉलेज बेस क्या होता है? नॉलेज बेस होता है आपको किसी भी एक इंफॉर्मेशन को, या तो आपने जो एक फॉर्मली अचीव किया होता है उस चीज़ को आपने प्रोसेस करने का या समझने पढ़ने का एक तरीके से, जैसे राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, ये सब चीज़ें हमने बचपन से फॉर्मली की होती हैं, या फिर हम इनफॉर्मल तरीके से अपने एनवायरनमेंट के थ्रू कुछ अपना एक नॉलेज बेस बना लेते हैं। ठीक है, तो उन्होंने ये अपना पास मॉडल देने से पहले ये चीज़, उन्होंने ये कॉन्टेक्स्ट एक अपना ऑलरेडी लिया कि किसी के भी पास एक कुछ नॉलेज बेस तो है। ठीक है, उस नॉलेज बेस पे अब इन्होंने क्या बोला कि ये एक 3 यूनिट्स आती हैं ब्रेन की, 3 फंक्शनल यूनिट्स आती हैं जो कुछ ना कुछ काम करती हैं। उनके ये 4 फंक्शंस होते हैं। ओके, अब कौन कौन से फंक्शंस किस किस यूनिट से इन्होंने जोड़ दिए कि आपका जो फर्स्ट मैंने बताया था, फर्स्ट इन्होंने दिया था ब्रेन स्टेम, तो अराउजल या अटेंशन जो है वो ब्रेन स्टेम में जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही कोई अराउजल या अटेंशन से रिलेटेड चीज़ें होंगी वो आपके ब्रेन स्टेम की तरफ जाएंगी। देन आपका पैराइटल लोब या ओसिपिटल लोब और टेम्पोरल लोब, सेकंड प्रोसेसिंग है ये, आप सेकंड स्टेप है जिसमें कि आपका साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग या सक्सेसिव प्रोसेसिंग, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो इधर आके स्टोर होएगी एंड देन उसको वो प्रोसेस करेंगे। एंड थर्ड इज योर फ्रंटल लोब, या जिसे हम कहेंगे प्लानिंग के लिए यूज होएगा वो, विच इज योर दिस पी स्टेप। एंड इसमें आप जो है अपने डिसीजन मेकिंग, अपने मॉडिफिकेशंस ऑफ द प्लान, एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान्स, वो सब आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, तो इन्होंने फिर अल्टीमेटली डेफिनेशन क्या दी कि इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी इन्वॉल्व्स द इंटरडिपेंडेंट फंक्शनिंग। ठीक है, हालांकि ये अलग अलग इन्होंने फंक्शनल यूनिट्स बनाई, लेकिन उन्होंने बोला कि इनकी जो फंक्शनिंग है वो है इंटरडिपेंडेंट। ओके, अब अगर ब्रेन स्टेम एक अटेंशन नहीं देगा तो ये कैसे उस इंफॉर्मेशन तक इनके पास पहुंचेगी एंड उसको प्रोसेस करेंगे, राइट? एंड फिर जब इंफॉर्मेशन प्रोसेस नहीं होगी तो फिर आगे वो प्लानिंग वाला फेज कैसे आएगा? तो इंटरडिपेंडेंट तो है, लेकिन हर किसी का यूनिट का अपना अपना अलग फंक्शन भी है। ठीक, तो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी इन्वॉल्व्स द इंटरडिपेंडेंट functioning of 3 neurological systems called 3 functional units of brain, and these units are responsible for these processes: arousal, attention, simultaneous processing and successive processing। ठीक है, तो एक बारी हम आपकी जो बुक की डेफिनेशन है वो लिख लेते हैं, वो आपको इस डायग्राम के अलावा उसमें और कुछ भी नहीं है, आपको वो क्लियर आराम से हो जाएगी। वो इनकी थ्योरी की जो डेफिनेशन है, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी इन्वॉल्व्स द
interdependent functioning of three neurological systems. Three neurological systems, और उन तीन न्यूरोलॉजिकल सिस्टम्स को क्या कहेंगे? फंक्शनल यूनिट्स ऑफ ब्रेन. ओके, कॉल्ड फंक्शनल यूनिट्स of brain. Okay, and these units are responsible for, these units are responsible for all these things, for arousal, attention, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग या कोडिंग, प्रोसेसिंग और कोडिंग एंड प्लानिंग. ओके जी, तो ये है आपकी डेफिनेशन एज पर योर बुक, जो कि इस थ्योरी की डेफिनेशन जो इन्होंने दी थी कि इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी इन्वॉल्व्स द interdependent functioning of three neurological systems called functional units of brain. These units are responsible for arousal, attention, information coding या processing and planning. Okay, उसके बाद इन्होंने एक और चीज़ आई थी, छोटी सी है बस, ये जेपी दास एंड जैक नेग्लेरी ने मिलके एक और चीज़ दी थी, CAS. ठीक है, CAS को मैं कहाँ लिखूँ? ठीक है, मैं इधर लिख देती हूँ CAS. उसमें बहुत ज़्यादा कुछ बताने का नहीं है, आप उसको ऐसे भी समझ सकते हैं. CAS इज कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम. ओके, तो इसका मैं बहुत ज़्यादा स्पेस है नहीं, एंड इसको मैं रब करूँगी तो फिर ख़राब हो जाएगा थोड़ा सा. आप ऐसे ही आई थिंक आप इसको नोट डाउन कर लेना, बहुत ज़्यादा उसमें कुछ है नहीं बताने का. तो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि CAS था ये कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम, यानी कि असेस करना आपके कॉग्निटिव फंक्शंस को. तो उन्होंने जो पास मॉडल दिया उसमें उन्होंने ये जो फंक्शंस बताए हैं, इससे ये जो स्टेप्स बताए हैं, आई मीन इससे रिलेटेड जितने भी फंक्शंस होते हैं उनको एक तरीके से टेस्ट करने का ये उन्होंने डेवलप की थी सेट ऑफ बैटरीज. और इसमें क्या होता है कि ये कुछ वर्बल या नॉन वर्बल तरीके के टास्क देते हैं बच्चों को, एंड उनकी ये कॉग्निटिव फंक्शंस को टेस्ट करते हैं कि कैसे हैं. अब इसमें ये जो एज ग्रुप जिन पे टेस्ट करते हैं वो होते हैं आपके 5 to 18 ईयर्स ऑफ एज के बच्चे आते हैं इसमें. एंड ये आपकी जो नॉर्मल स्कूलिंग में जो टेस्ट होते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं बच्चों को इवेल्युएट करने वाली, उनसे बिल्कुल इंडिपेंडेंट होती हैं. उनका कोई इसमें डिपेंडेंसी नहीं रहती है. ये अब अलग से अपने टेस्ट हैं, और फिर वो टेस्ट के बेसिस पे अगर उनको लगता है कि किसी स्टूडेंट में कोई कमी है किसी चीज़ की, तो वो उसकी रेमेडी भी देने की ट्राई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिजल्ट्स. तो यही है इतना सा CAS का कंसेप्ट जो उन्होंने बाद में दिया. तो आप ये 2-4 लाइनें वो बुक से पढ़ लेना, बाकी यही है, आप नोट डाउन कर सकते हैं जो मैंने बोला उसको. ठीक है, तो एक बारी मैं ये थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से और दिमाग में बैठ जाए ये. हाँ, थ्योरी अगर आपको लिखनी आएगी तो आप ये ब्रेन का डायग्राम अगर बनाएं तो ऑफ कोर्स इट विल गिव एन एक्स्ट्रा एज टू यू, बट अगर आपसे नहीं भी बनता है तो आप नॉर्मल ब्लॉक डायग्राम की फॉर्म में भी बना सकते हैं कि एक फंक्शनल यूनिट ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, एंड ऐसे ऐसे करके उनके जो है स्टेप्स या उनके
पास मॉडल कैसे उससे रिलेटेड है। ओके, तो अब मैं एक बार ये आपको बता देती हूँ इसमें। हाँ जी, तो जेपी ये पास थ्योरी आने से पहले हमारे अलेक्जेंडर आर लुरिया जो थे न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट, उन्होंने एक कंसेप्ट दिया था 3 फंक्शनल यूनिट्स ऑफ ब्रेन। उन्होंने क्या बोला था कि एक है तीन हमारे यूनिट्स ऑफ फंक्शनल यूनिट्स ऑफ ब्रेन है, जिसमें एक है आपका ब्रेन स्टेम, देन सेकंड जो यूनिट आती है वो इन तीनों पार्ट्स को मिला के बनती है, पैराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब एंड टेम्पोरल लोब, एंड एक यूनिट बनती है आपकी फ्रंटल लोब। अब इन्हीं 3 यूनिट्स के बेसिस पे पास मॉडल डेवलप किया था जेपी दास, जैक नेग्लेरी एंड किर्बी ने इन 1994। उन्होंने ये जो अपना पास मॉडल है, ये जो फंक्शनैलिटीज़ हैं वो इन 3 फंक्शनल यूनिट से उन्होंने रिलेट की थी कि जो ब्रेन स्टेम है वो करता है हमारी अराउजल एंड अटेंशन की एक्टिविटी, देन जो सेकंड यूनिट है हमारी सेकंड फंक्शनल यूनिट वो करती है हमारी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग या इंफॉर्मेशन कोडिंग, एंड थर्ड यूनिट यानी कि फ्रंटल लोब जो है वो करता है हमारी प्लानिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन। तो जैसे अगर कोई भी हमारे पास इनपुट आता है, राइट, इधर से इनपुट आया, एक नॉलेज बेस ऑलरेडी है किसी भी इंसान के पास, वो नॉलेज बेस उन्होंने या तो फॉर्मली एक्वायर किया है पढ़ के, रीडिंग राइटिंग के थ्रू, या इनफॉर्मली अपने आसपास के एनवायरनमेंट से उनके पास वो है। अब कोई इनपुट जब किसी भी इंसान के पास आता है, इंफॉर्मेशन रिलेटेड कुछ स्टिमुलाई, एनीथिंग दैट सॉर्ट ऑफ, तो सबसे पहले जो है ब्रेन स्टेम उसको लेता है, एंड देन ब्रेन स्टेम के बाद जो सेकंड फंक्शनल यूनिट पिक्चर में आती है वो आती है आपकी ये, विच कंसिस्ट ऑफ पैराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब एंड टेम्पोरल लोब, और ये आपकी इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं एंड प्रोसेस करते हैं। एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग को इंफॉर्मेशन कोडिंग के नाम से भी हम कई बार जानते हैं, जिसमें आपकी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग या तो साइमल्टेनियस हो सकती है या सक्सेसिव हो सकती है। एंड देन फाइनली आपकी इंफॉर्मेशन प्रोसेस होने के बाद जाती है फ्रंटल लोब के पास, जहाँ पे कि आपकी प्लानिंग, आपकी डिसीजन मेकिंग, आपके मॉडिफिकेशन इन द प्लान्स, वो सब चीज़ें होती हैं, एंड देन इट कम्स आउट एज द आउटपुट। ओके, तो ये है आपका पूरा पास मॉडल। एंड लास्ट इसकी डेफिनेशन, इट इज़ द इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी that involves the interdependent functioning of 3 neurological systems which are called functional units of brain, and these units are responsible for arousal, attention, information processing or coding and planning. Okay, and then last हमने किया था CAS, that is cognitive assessment system, which is nothing but एक टेस्ट डेवलप किया था जेपी दास एंड जैक नेग्लेरी ने लास्ट में, कि उन्होंने जो पास मॉडल दिया है इससे रिलेटेड जो भी आपके कॉग्निटिव फंक्शंस हैं उनको टेस्ट करने का, एंड ये टेस्ट करता है 5 years to 18 years के बच्चों का। इसमें क्या करते हैं, ये बहुत कुछ डिफरेंट टाइप के टास्क्स देते हैं विच कुड बी वर्बल और नॉन वर्बल, एंड ये जो टेस्ट होते हैं दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ योर स्कूल टेस्ट और दोज काइंड ऑफ सिस्टम्स। एंड जब अगर उनको लगता है इस टेस्ट के रिजल्ट्स के बेसिस पे कि अगर किसी में कोई कमी रह गई है, कुछ है स्टूडेंट में, तो उनको लगता है तो वो उसकी रेमेडी या उसके जो सजेशंस, इंटरवेंशन जो है वो भी ये करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ दीज टेस्ट। ओके, तो ये हमारी थ्योरीज आज कंप्लीट हो गई हैं, जितनी भी आपके सिलेबस में थी, ये भी लास्ट थी हमारी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच के बेसिस पे, एंड आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा, एंड यू कैन स्टिल टेक नोट्स ऑफ दिस। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एंड वी विल डिस्कस अबाउट मोर अबाउट इंटेलिजेंस। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ये एक्सप्लेन किया था कि इन्होंने ऑलमोस्ट फॉर द हाफ ऑफ द चैप्टर इन्होंने इंटेलिजेंस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, काफ़ी चीज़ें बताई हैं इंटेलिजेंस के बारे में। अभी तो हमने थ्योरीज पढ़ी है इंटेलिजेंस की, आगे हम पढ़ेंगे जैसे IQ वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। दोज टॉपिक्स आर ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। तो या प्लीज़ have a correct understanding of this thing, and then see you in next video. Till then, take care. Bye bye.